दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉचर्स मूवी को। ये कहानी पूरी तरह सस्पेंस से भरी पड़ी है। ये कहानी है एक रहस्यमयी जंगल की, जहां एक बार फंस जाने के बाद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। शुरुआत में सबको लगता है कि इस जंगल से बाहर निकलना ही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन जैसे ही रात होती है तब असली खेल शुरू होता है। रात के अंधेरे में सामने आती हैं ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी चीजें जिन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या ये लोग उस खौफनाक चीज से बच पाएंगे या हमेशा के लिए इस जंगल में फंस कर रह जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को जंगल में भागते हुए देखते हैं। यहाँ उसे एक बोर्ड दिखता है जिस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108 लिखा होता है। वो तुरंत अपनी घड़ी को देखता है और सूरज की तरफ तेजी से भागने लगता है, पर भागते भागते वह जंगल में भटक जाता है और वापस से घूमकर उसी बोर्ड के पास आ जाता है जहां उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, मानो वो आदमी इस जंगल के कुछ रहस्य जानता हो। इसके बाद अंधेरा होते ही वह अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन पेड़ की टहनी टूटने के कारण वह नीचे गिर जाता है और उसका पैर बुरी तरह टूट जाता है। वो किसी तरह रेंगते हुए अपने बैग से चाकू निकालता है, क्योंकि उसे आने वाले खतरे के बारे में पहले से पता था। तभी अचानक आसपास से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और अचानक कोई क्रीचर उसे खींचकर जमीन के अंदर ले जाता है। अब हम एक हफ्ते बाद मीना नाम की एक लड़की को पेट शॉप पर काम करते हुए देखते हैं। वो काफी ज्यादा उदास रहती है। वहीं उसका कोवर्कर आकर उसे एक गोल्डन पैरट दिखाता है और मीना से कहता है कि यह पैरट उसे एक जू में देकर आना है, जो यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर है। फिर मीना उस गोल्डन पैरट को लेकर जू की तरफ निकल जाती है। रास्ते में मीना की बहन लूसी का फोन आता है, पर मीना उस कॉल को नहीं उठाती। फिर लूसी मीना को एक वॉइस नोट भेजती है जिसमें वो मीना से कह रही थी कि हमारी मॉम को मरे हुए आज 15 साल हो गए और आज तक तुम घर नहीं आई, और जिस तरह से भी हमारी मॉम की डेथ हुई उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। वॉइस नोट के एंड में लूसी मीना से कॉल बैक करने को भी कहती है, लेकिन इस वॉइस नोट से हमें साफ समझ आता है कि जिस भी रीजन से मीना की मॉम की डेथ हुई होगी, कहीं ना कहीं मीना खुद को अपनी मॉम की डेथ की जिम्मेदार मानती है। इसलिए ही वह अपनी बहन लूसी को छोड़कर हमेशा के लिए घर से बाहर आ गई। खैर, ये वॉइस नोट सुनने के बाद मीना उस पैरट को जू में डिलीवर करने के लिए निकल जाती है। ये रास्ता काफी जंगलों से भरा होता है। मीना गूगल मैप के सहारे आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक उसका मोबाइल किसी ग्लिच के साथ ऑफ हो जाता है और देखते ही देखते उसकी गाड़ी भी बंद पड़ जाती है। मीना जब देखने के लिए बाहर आती है तो उसकी गाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा था। वो उस पैरट को लेकर जंगल के आसपास देखती है तो उसे एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड दिखता है। यह बोर्ड देखकर मीना को लगता है कि जरूर यहाँ आसपास कोई रहता होगा। वो जंगल में थोड़ा आगे जाकर मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। इसलिए वो पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी के पास आती है, लेकिन किसी रहस्यमयी तरीके से मीना की गाड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। यह देखकर मीना काफी ज्यादा घबरा जाती है और जंगल में जाकर गाड़ी को ढूंढने लगती है। अब गाड़ी को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। थक हार कर वो एक जगह पर बैठ जाती है। तभी कुछ कौओं का झुंड वहां से गुजरता है और जंगल के हर एक कोने से घुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। साथ ही वहां की जमीन में मानो एक भूकंप सा आ गया हो। मीना को तभी एक बूढ़ी औरत दिखती है और वह औरत मीना से कहती है कि अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से मेरे पीछे आओ। वो औरत एक घर के पास जाकर रुकती है और मीना से कहती है कि 5 सेकंड में अगर मीना अंदर नहीं आई तो वो दरवाजा बंद कर देगी। मीना अपनी जान बचाने के लिए भागकर उस घर के अंदर आती है। वहां उस औरत के अलावा 2 और लोग भी होते हैं। लड़की का नाम कियारा था और उस लड़के का नाम डेनियल होता है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपना नाम मेडलाइन बताती है और मीना से कहती है कि तुम्हारी तरह ही हम लोग भी इस जंगल में भटक गए थे। वो मीना को बताती है कि जंगल में ऐसे क्रीचर्स हैं जो रात के अंधेरे में बाहर आते हैं और ये लोग उन क्रीचर्स को वॉचर्स बुलाते हैं। कियारा बताती है कि इंसान और जानवर सभी दिन में इस जंगल में आराम से घूम सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने पर जो भी जीवित चीज इस जंगल में होती है उसे वॉचर्स मार डालते हैं। इस कमरे में एक शीशा लगा होता है जहां से रोज रात में वो वॉचर्स आकर हमें देखते हैं, लेकिन वो वॉचर्स कभी भी इस कमरे में नहीं आए और वो बस बाहर से आकर हमें देखते हैं। इसीलिए हम उन्हें वॉचर्स बुलाते हैं। सिर्फ शर्त यही है कि शाम होने से पहले हमें इंसानों को इस कमरे में वापस आना पड़ता है। अब ये सभी लोग शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और बाहर से बहुत जोरों की चीखने और तालियों की आवाजें आने लगती हैं। मेडलाइन बताती है कि वो वॉचर्स नए मेंबर
यानी मीना को देखकर खुश हो रहे हैं। खैर, इसी में सारी रात गुजर जाती है और अगली सुबह मीना अपने पैरट को लेकर जाने लगती है। वह कहती है कि किसी तरह से भी वह इस जंगल से बाहर जाने की कोशिश करेगी। कियारा और डैनियल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडलिन मीना को जाने देती है और कहती है कि आखिरकार लौटकर उसे यहीं आना है। वहीं मीना को चलते हुए आधा दिन गुजर जाता है, लेकिन मीना इस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पाती। यह जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से मीना यहाँ से बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खो देती है। तभी मैडलाइन पीछे से आती है और मीना से कहती है कि तुमसे पहले भी कई लोगों ने इस जंगल से निकलने की कोशिश की है, लेकिन अगले दिन उन सबकी लाशें या फिर हड्डियां जंगल में पाई गईं। मैडलाइन बताती है कि इस जंगल की हवा में ऐसा पॉइजन है जिससे इंसानों को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, इसलिए अब ना चाहते हुए भी मीना को इस जंगल में रहने की आदत डालनी होगी। इसके बाद मैडलाइन मीना को एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड दिखाती है। मैडलाइन बताती है कि ऐसे बोर्ड्स जंगल के चारों तरफ लगे हुए हैं। वो बताती है कि काफी पहले जिस घर में ये लोग अभी रहते हैं वहां एक आदमी रहता था। वो खुद को प्रोफेसर बुलाता था और उसी ने यह सारे मार्किंग्स पूरे जंगल में लगाए हैं। ये बोर्ड्स दरअसल इसलिए लगाए गए हैं कि अगर शाम होने से पहले घर में वापस पहुंचना है तो कोई भी इस बोर्ड को पार करके इससे आगे ना जाए, और अगर कोई दिन के 12 बजे के बाद इस बोर्ड के बाहर गया तो वो इंसान रात होने से पहले सेफ हाउस में वापस नहीं पहुंच सकता। और यह जंगल भी इतना बड़ा है कि कोई भी इंसान एक दिन में यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो इसका एक ही मतलब बनता है, उस इंसान की मौत। और इस चीज का एग्जाम्पल हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब रात होने पर वो वॉचर्स दोबारा उस घर के बाहर आते हैं। इस घर में एक ऐसा शीशा था जिससे रात के समय बाहर से सब कुछ देखा जा सकता था, वहीं अंदर बैठे लोगों को बाहर का कुछ भी नहीं दिखता था। कियारा यहाँ उन क्रीचर्स को डांस करके दिखाती है और बाहर से काफी ज्यादा गुर्राने और खुश होने की आवाजें आती हैं। ये लोग हर एक रात को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करके उन वॉचर्स को दिखाते थे। बदले में वो वॉचर्स खुश होकर इनके लिए तालियां बजाते थे और इन्हें परेशान नहीं करते थे। यहीं अगले दिन मीना और कियारा सुबह के समय जंगल में घूमकर खाने का इंतजाम कर रही होती हैं। दूसरी तरफ मैडलिन डैनियल को डांट रही होती है क्योंकि वह सही पौधे नहीं तोड़ रहा था। मैडलिन हमेशा डैनियल को डांटती रहती थी। खैर, कियारा और मीना ये इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। कियारा यहाँ मीना को एक खड्डा दिखाते हुए बताती है कि वॉचर्स दिन के समय इसी खड्डे में चले जाते हैं। कियारा मीना को बताती है कि सबसे पहले यहाँ एक प्रोफेसर आया था, उसके बाद मैडलिन, फिर डैनियल आया था और उसके बाद कई और लोग आए जो यहाँ से भागने में असफल रहे और मारे गए। सबसे आखिरी में 6 महीने पहले यहाँ कियारा अपने हस्बैंड जॉन के साथ आई थी, लेकिन वो बताती है कि उसका हस्बैंड एक हफ्ता पहले यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने निकला था, लेकिन उसका हस्बैंड जॉन अब तक वापस नहीं आया। अब देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन मीना डैनियल के साथ कुछ जड़ी बूटियां तोड़ रही होती हैं। आगे बढ़ते हुए वो दोनों उसी खड्डे के पास पहुंचते हैं जिसमें वो वॉचर्स रहते थे। मीना उस खड्डे में जाना चाहती थी, लेकिन डैनियल उसे साफ मना कर देता है, पर मीना की जिद के आगे डैनियल भी मान जाता है। दरअसल वो भी इस जंगल से आजाद होना चाहता था, इसलिए वो मीना की मदद करता है। इसके बाद मीना एक रस्सी के सहारे नीचे चली जाती है जहां ये खड्डा काफी ज्यादा गहरा था। मीना देखती है कि वहां कुछ अखबार, कुछ पुराने सीसीटीवी कैमरों और फर्नीचर्स भी रखे हुए हैं। मीना वहां से अपनी जरूरत का सामान रस्सी के सहारे बाहर निकलवाने लगती है और जब वह खुद बाहर आने लगती है तो अंदर से गुर्राने की आवाज के साथ एक वॉचर मीना को मारने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन मीना भागकर रोशनी में आ जाती है जिससे उस वॉचर का हाथ जलने लगता है। यही मौका देखकर मीना रस्सी के सहारे वापस ऊपर आ जाती है। वापस लौटने पर मैडलाइन मीना से सवाल करती है कि यह सारा सामान कहां से आया, लेकिन मीना झूठ कह देती है कि उसे यह सब सामान जंगल के एक पत्थर के नीचे दबा हुआ मिला। अब रात को डैनियल को एक आइडिया आता है। उन लोगों ने उस खड्डे से जो सामान लाया था उसमें एक कैमरा भी मौजूद था। डैनियल उस कैमरा को बाहर लगाकर टीवी से कनेक्ट कर देता है जिससे ये लोग बाहर का लाइव फुटेज टीवी में देख सकते थे। इन सब को देखना था कि आखिरकार वो क्रीचर्स कैसे दिखते हैं, लेकिन आज काफी देर हो जाती है और अब तक वो वॉचर्स बाहर नहीं आते। ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि सालों से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वॉचर्स अंधेरा होते ही इस घर के बाहर ना आए हों। देखते ही देखते आधी रात हो जाती है और ये डरने लगते हैं कि अगर वॉचर्स हमसे गुस्सा हुए तो वो इस घर में आकर हमें मार भी सकते हैं। लेकिन तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कोई और नहीं बल्कि कियारा का पति
जॉन होता है। कियारा दरवाजा खोलने जाती है लेकिन मैडलिन उसे रोक लेती है। वो कहती है कि ये वॉचर्स की ही एक चाल है और अगर तुमने दरवाजा खोला तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन जॉन बाहर से रोते हुए कियारा को आवाज लगा रहा होता है, जिससे कियारा को भी कुछ समझ नहीं आता। कियारा फिर जॉन से एक सवाल करती है जिसका जवाब सिर्फ कियारा और जॉन को ही पता होता। इस चीज का जॉन जवाब नहीं दे पाता और वह नीचे कैमरा की तरफ देखता है। तभी कोई आता है और जॉन को खींच कर ले जाता है। साथ ही वो कैमरा जो इन लोगों ने लगाया था वो भी टूट जाता है। दरअसल जॉन तो शुरुआत में ही मारा जा चुका था। मूवी की शुरुआत में जिस इंसान को हमें मरता हुआ दिखाया गया था वो दरअसल जॉन ही था। इन सबको यहाँ पर यह समझ में आ जाता है कि यह वॉचर्स की ही एक चाल थी। बाहर खड़े वॉचर्स अब चीखने चिल्लाने लगते हैं। वो बाहर से अब इस शीशे की दीवार को तोड़ने लगते हैं। तभी मैडलिन इन सबके आगे जाकर खड़ी हो जाती है और तब जाकर वो वॉचर्स रुक जाते हैं। खैर, यह रात जैसे तैसे बीत जाती है और अगली सुबह मीना डर के मारे मैडलिन को सच बता देती है कि यह सारा सामान उसने वॉचर्स के खड्डे से लाया था। यह सुनकर मैडलिन मीना को बहुत डांटती है, जिसके बाद मीना ने जो भी कुछ सामान उस खड्डे से लाया था उसे मैडलिन वापस खड्डे में फेंक देती है। यहीं कियारा भी अपने हस्बैंड की मौत पर बहुत परेशान थी। वह खुद भी उस खड्डे में कूदकर अपनी जान लेना चाहती थी। तभी मीना वहां आकर कियारा को समझाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें जंगल से आवाजें आती हैं। जहां पहुंचने पर यह दोनों देखती हैं कि डेनियल ने मैडलिन को एक रस्सी से बांध दिया है। कियारा डेनियल के पीछे भागती है, वहीं मीना मैडलिन की रस्सी खोलने लगती है। अब शाम भी होने को आई थी, लेकिन डेनियल पहले ही घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। मैडलिन और मीना बाहर फंस जाते हैं, लेकिन डेनियल दरवाजा नहीं खोलता। डेनियल इस बात से गुस्सा था कि मैडलिन हर समय यहाँ अपना हुकूम चलाती है। हर छोटी बड़ी बात के लिए मैडलिन डेनियल पर चिल्लाती है। मैडलिन और मीना के लाख मिन्नतें करने पर भी डेनियल दरवाजा नहीं खोलता, जिससे कि धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है और अब वो वॉचर्स भी बाहर आना शुरू कर देते हैं। मैडलिन और मीना दोनों ही एक झाड़ी में छिप जाती हैं। ये देखकर उन्हें समझ आता है कि ये वॉचर्स दरअसल एक एलियन क्रीचर हैं और ये अपने रूप बदलकर इंसान जैसे बन जाते हैं। वहीं वॉचर्स देखते हैं कि रूम से मैडलाइन और मीना गायब हैं। अंदर से डेनियल बता देता है कि मैडलाइन और मीना हमारे साथ नहीं है और अब ये सारे वॉचर्स वापस अपने असली रूप में आकर मैडलाइन और मीना को पूरे जंगल में ढूंढने लगते हैं। यही मौका देखकर मैडलाइन और मीना वापस से दरवाजे पे आकर डेनियल से दरवाजा खोलने की गुहार करती हैं। मीना रोते हुए डेनियल को बताती है कि वह एक अनाथ है। बचपन में उसकी गलती की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई, क्योंकि वह कार में बैठकर पीछे से शरारत कर रही थी, जिस वजह से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया। मीना कहती है कि उसकी एक बहन है जिससे वह 15 साल से नहीं मिली, लेकिन अब वह अपनी लाइफ सुधारना चाहती है, अपनी बहन से मिलना चाहती है और अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करना चाहती है। खैर, यह सब सुनकर डेनियल दरवाजा खोल देता है। मैडलाइन फिर से डेनियल पर गुस्सा करती है और सबको बताती है कि वह इस जंगल में शुरुआत से है। मैडलाइन कहती है कि ये क्रीचर्स दरअसल इंसानों को यहाँ पर कैद करके उन्हें स्टडी कर रहे हैं, इंसानों जैसा बनने का रूप धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी वॉचर्स बाहर आ जाते हैं और वह गुस्से में इस घर को तोड़ने लगते हैं। यह लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर देखने लगते हैं और फिर टेबल को खिसकाकर दरवाजे पर लगा देते हैं ताकि दरवाजा तोड़कर वॉचर्स अंदर ना आ सके। पर टेबल हटने पर उन्हें नीचे जाने का रास्ता दिखता है। ये लोग अब बस अपनी जान बचाने के लिए उसे तोड़ने लगते हैं। आखिर में ऊपर की लेयर टूट जाती है और उन्हें नीचे जाने का रास्ता दिख जाता है। ये सब एक एक करके सीढ़ी के सहारे जल्दी से नीचे आ जाते हैं और ऊपर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। वहां नीचे खाने से लेकर बिजली तक सब कुछ उपलब्ध था और देखने से लगता है कि जरूर यहाँ पहले से कोई रहता होगा। वहां रखा कंप्यूटर जब ये चलाते हैं तो ये प्रोफेसर को देखते हैं जो यहाँ सबसे पहले आया था। प्रोफेसर की कई सारी वीडियोस मिलती हैं जो उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री के तौर पर बनाई थी। उन वीडियोस में वह हर एक दिन की बात शेयर करता था। पहले वीडियो में वह बताता है कि उसने वॉचर्स से कांटेक्ट किया। अगली वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि वॉचर्स उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी वॉचर से सही नहीं हो पा रही। जैसे कि जब वॉचर ने प्रोफेसर की शक्ल में आने की कोशिश की तो उनकी आंखें थोड़ी ऊपर नीचे फिट हो जा रही थी, या कभी उंगलियां 5 की जगह 3-4 ही बन पा रही थी। ऐसे ही एक वीडियो में वह बताता है कि जब यहाँ का जनरेटर खराब हुआ तो उसे बनवाने के लिए वह सैकड़ों लोगों को तरह तरह के ग्रुप्स में यहाँ लाया करता था और उनसे अपना जनरेटर बनवाता था और रात को पार्टी देने का बोलकर उन्हें बाहर छोड़ देता था और खुद अंदर से कमरा बंद कर लेता था, जिससे कि वॉचर्स आकर उन गरीब मजदूरों को मार डालते थे। और यह काम प्रोफेसर वॉचर्स के कहने पर ही कर रहा था। अब आखिरी की कुछ वीडियोस आती हैं जो कि सालों बाद की होती हैं। प्रोफेसर बताता है
कि वॉचर्स उसकी बेटी और बीवी की शक्ल में आने लगे हैं। वो वॉचर्स अब पूरी तरह से अपने रूप को इंसानी रूप में ढाल सकते हैं। यहां तक कि वो वॉचर्स प्रोफेसर का माइंड तक रीड कर सकते थे। प्रोफेसर कहता है कि लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो कि ये वॉचर्स मुझसे सीखना चाह रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। प्रोफेसर कहता है कि वॉचर्स की बात मान मानकर मैं थक चुका हूं। उसने एक वॉचर को कैद भी कर लिया था। उन्हीं वीडियोस में प्रोफेसर बताता है कि वह एक बोट से यहाँ आया था और अगर फ्यूचर में कोई यहाँ आकर फंस गया तो उसे सुबह होते ही साउथ की डायरेक्शन में बिना 1 सेकंड भी आराम किए हुए दिन भर चलना होगा। तभी कोई उस नदी के करीब पहुंच पाएगा और बोट से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल पाएगा। इसी के साथ आखिरी वीडियो में वह कहता है कि उसके पास एक गन है और ऊपर जाकर वह जितने भी वॉचर्स को गोली मार सकता है मार देगा और आखिर में खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले लेगा। इसी के साथ वह ऊपर चला जाता है और हमें ऊपर से कई गोलियां चलने की आवाज आती है। ये लोग अब यहाँ से निकलने का प्लान करने लगते हैं क्योंकि इन्हें अब नदी तक जाने का रास्ता पता चल चुका था। लेकिन अगर एक बार नदी के रास्ते निकल गए तो आधे रास्ते के बाद यहाँ वापस भी नहीं आ सकते थे क्योंकि तब तक शाम हो जाती और वॉचर्स अंधेरे में बाहर निकलकर इन्हें मार डालते। और अगर ये लोग नदी तक ना पहुंच पाए और जंगल में ही रह गए तो भी यह वॉचर्स का शिकार बन जाते। खैर, अगली सुबह जब ये लोग बंकर से बाहर आते हैं तो ऊपर का घर पूरा टूटा हुआ था। उन वॉचर्स ने गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर डाला था। इसके बाद यह लोग नदी के रास्ते निकल पड़ते हैं जहां चलते चलते ही आधा दिन बीत जाता है और यह लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोर्ड के पास पहुंचते हैं। मतलब साफ था कि अब ये लोग यहाँ से वापस बंकर में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वापस पहुंचने तक अंधेरा हो जाता और ये सब वॉचर्स द्वारा मारे जाते। और अगर सीधे जाते हुए ही अंधेरा होने से पहले यह लोग नदी तक नहीं पहुंचे तो भी ये लोग जंगल में मारे जाएंगे। मीना पैरेट आजाद कर देती है। यहीं इन्हें एक बंद गुफा दिखती है। मैडलिन बताती है कि दरअसल जिन्हें हम वॉचर्स के नाम से जानते हैं, हजारों साल पहले एक समय पर वो इंसानों के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। तब इंसान इन वॉचर्स को फेरीज बुलाया करते थे, लेकिन फेरीज की इन पावर्स से इंसानों को डर सताने लगा था कि कहीं ये फेरीज एक दिन हम पर राज न करना शुरू कर दें। इसलिए इंसानों ने कई अलग अलग रिचुअल्स करके इन फेरीज को जमीन के अंदर कैद कर दिया। लेकिन समय के साथ वो फेरीज जमीन से बाहर आ गए, मगर इस बार इंसानों के दोस्त बनकर नहीं बल्कि इंसानों को उनके किए की सजा देने और इंसानों के दुश्मन बनकर। खैर, अब आगे बढ़ते हुए अंधेरा भी होने लगता है और जैसे ही अंधेरा होता है वो वॉचर्स भी जमीन के नीचे से बाहर आ जाते हैं। इन वॉचर्स को इंसानी गंध के कारण पता चल जाता है कि वह सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। सारे ही वॉचर्स गुस्सा होकर अब इनका पीछा करने लगते हैं और अपनी पावर्स से ये वॉचर्स इन इंसानों को इल्यूजन्स दिखाने लगते हैं। यहीं एक वॉचर जॉन की शक्ल में आ जाता है और मदद मांगने लगता है। डैनियल इस जाल में फंस जाता है और वॉचर को जॉन समझकर रुक जाता है। वहीं बाकी सारे लोग आकर बोट में बैठने लगते हैं, लेकिन वो वॉचर जॉन के भेस में आकर डैनियल को बुरी तरह से मार डालता है। यह देखकर सारे लोग बोट लेकर भागने लगते हैं। वो सारे ही वॉचर्स ने अब इंसानों का रूप लेना सीख लिया था, लेकिन वॉचर्स अभी जंगल से बाहर नहीं आ सकते थे। इसलिए मीना और बाकी सारे लोग वहां से बचने में सफल रहते हैं। नदी में चलते चलते ये लोग आबादी वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां से फिर ये सारे ही अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मीना उस प्रोफेसर के कॉलेज जाती है जहां वो पढ़ाया करता था। मीना कॉलेज में बताती है कि वह उस प्रोफेसर की नीस है। फिर मीना उस प्रोफेसर की रिसर्चेस को देखने लगती है, जिस दौरान उसे प्रोफेसर और उसकी पत्नी की फोटो मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर की पत्नी और कोई नहीं बल्कि मैडलाइन है। लेकिन मीना को असली झटका तो तब लगता है जब उसे पता चलता है कि मैडलाइन कई सालों पहले ही मर चुकी है। ये बात बताने के लिए मीना तुरंत कियारा के घर पहुंचती है और उसे सब कुछ बताती है। वो कियारा को फोटो दिखाकर कहती है कि मैडलाइन प्रोफेसर की पत्नी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। मतलब उनकी मौत कई साल पहले ही हो चुकी है। यानी हम जिस मैडलाइन के साथ रह रहे थे वो दरअसल एक वॉचर है। मीना कहती है कि वो वही वॉचर है जिसे प्रोफेसर ने कैद करके रखा था। उस वॉचर ने प्रोफेसर के मरने के बाद उनकी पत्नी मैडलिन का रूप लिया और इंसानों के बीच रहने लगी। अब मीना यह बता ही रही थी कि तभी उसकी नजर बाहर जाती है जहां कियारा अभी अभी बाहर से अपने घर आई थी। इसका मतलब यहाँ वो कियारा से नहीं बल्कि उस वॉचर के सामने खड़ी थी जो जंगल में मैडलिन का रूप लेकर इन लोगों के साथ रह रही थी और अभी इसने यहाँ पर कियारा का रूप ले रखा था। तभी वो वॉचर जॉन का रूप ले लेता है और कियारा के आते ही उसे भी मार देता है। इसके बाद वो मीना की शक्ल लेकर मीना को भी मारने लगती है ताकि उसका सच
किसी के सामने ना आ पाए। वो वॉचर कहती है कि मुझे इंसानों के बीच रहना है, उन फेरीज के बीच नहीं जाना। वहां मैं सबसे अलग थी, इसलिए सारे फेरीज मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मैं दिन में भी बाहर निकल सकती थी। मैं उन फेरीज से बिल्कुल अलग हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया और तब से मैं इंसान बनकर यानी मैडलिन बनकर रह रही हूँ। लेकिन मीना कहती है कि तुम अलग नहीं हो, तुम सबसे खास हो, तुम एक हाइब्रिड हो। जब मैं प्रोफेसर की रिसर्च देखने गई थी तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। तुम दरअसल आधी इंसान और आधी फेरी हो। तुम्हारे फादर एक इंसान थे और तुम्हारी माँ एक फेरी, इसलिए तुम इंसानी रूप ले सकती हो। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद उस वॉचर को समझ आ जाता है कि वो सबसे इतनी अलग क्यों है। इतना बड़ा सच बताने के बदले वो वॉचर मीना की जान बख्श देती है और अपने रूप में आकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम मीना को उसकी बहन के घर देखते हैं, यानी उसने अपने पास्ट को भूलकर जीवन की एक नई शुरुआत करी थी। वहीं हम शहर में उसी वॉचर को देखते हैं जो नए नए रूप बदलकर घूम रही थी। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुंचे हो यानी आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हाइप क्रिएट कर देना, जिससे यूट्यूब हमारा वीडियो आपके जैसे मूवी लवर्स तक पहुंचाएगा। हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।